टॉपिक है हमारा कैटेगरी बी के अलाउंसेस। वो अलाउंसेस जो पूरे के पूरे टैक्सेबल भी नहीं है और पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट भी नहीं है, मतलब उसका कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट है और कुछ पार्ट टैक्सेबल है। तो उसमें सबसे पहला नंबर आ रहा है हमारा हाउस रेंट अलाउंस का। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब आपको थोड़ा सा नाम से क्लियर हो रहा होगा, ऐसा भत्ता, ऐसा अलाउंस जो किसी हाउस के रेंट के लिए दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जॉब कर रही हूँ और साथ ही किसी किराए के घर में रह रही हूँ, तो जो मैं किराया दे रही हूँ उसको कंपनसेट करने के लिए अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे एक अलाउंस देता है, उसे मैं HRA बोलूँगी, यानी कि वो HRA कहलाएगा। अब दूसरी बात, मान लीजिए घर मेरा अपना है, यानी कि मैं किराया नहीं दे रही हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं अपने फादर के घर में रह रही हूँ, मैं अपने इन लॉज के घर में रह रही हूँ, तो मुझे वहाँ भी किराया नहीं देना पड़ रहा। लेकिन क्या तब भी मुझे HRA मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से बता रही हूँ, जो HRA आपको मिलता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअली मकान किराए पर लेकर रह रहे हो तो ही मिलेगा। ये तो एम्प्लॉयर की एक तरह से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंतर्गत होता है कि HRA मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम सब लोग HRA सरकार से ले रहे हैं, जितने भी हम लोग टीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग वास्तव में किराए के घर में रह रहे होंगे ना, तो उनको इस वाली कैटेगरी में आके कुछ एग्जम्पशन मिल जाएगी। कौन सी कैटेगरी में? यही B कैटेगरी में। लेकिन मेरे जैसे को जो अपने ही घर में रह रहे हैं, जो किराया नहीं दे रहे हैं, उसको भी HRA उतना ही मिल रहा है जितना उस बंदे को मिल रहा है। लेकिन मेरे लिए HRA पूरा का पूरा टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि मैं किराया तो कोई दे ही नहीं रही, तो मेरे लिए तो एक फ्री का सौदा हो गया ना, कि फ्री की एक गिफ्ट हो गया एक तरह से सरकार का मेरे लिए, तो वो मेरे लिए सारा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे को बच रहा है पूरा का पूरा, मेरा कोई खर्च ही नहीं हो रहा। जिसका खर्च हो रहा है उसको थोड़ा सा एग्जम्पशन मिल जाएगी, इसीलिए HRA को हमने इस कैटेगरी में रखा है। अब चलते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आपको 3 चीज़ें बच्चों ध्यान में रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक सेकेंड, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे देती हूँ। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो आपको HRA मिलेगा, वो आप नोट भी करते जा सकते हैं साथ साथ। मान लीजिए मुझे 3000 रुपये HRA मिल रहा है, तो मेरे को साल का कितना हो गया? 12×3 = 36,000, ठीक है। 36,000 मेरा एक पॉइंट हो गया, इसको साइड पे रख लो। दूसरे नंबर पे मैं पूरा साल मकान किराए पर लेकर रही और मैंने वहाँ 2000 रुपये पर मंथ किराया दिया। याद रखना, HRA मुझे 3000 पर मंथ मिला है, लेकिन किराया मैं 2000 पर मंथ दे रही हूँ, तो 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, 24,000, ये मेरा हो गया रेंट पेड। ये दूसरी चीज़ रख लो आप साइड पे। तीसरी चीज़, आपकी सैलरी का 10% लेना है। अब सैलरी कौन सी वाली, मैं अब बता देती हूँ। सैलरी में हम डालेंगे बेसिक सैलरी, हमें बता दी जाएगी, प्लस DA जो कल डिस्कस हुआ था, और मैंने आपको इसमें 2 पॉइंट बताए थे, एक अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी सेवा की शर्तों के अनुसार और सेवा की शर्तों के अनुसार जो नहीं है वो, ठीक है। अब उस समय मैंने आपको ये बोला था कि जो भी DA आपको मिलता है, वेदर इट इज़ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इट इज़ नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा का पूरा सैलरी में ऐड होकर हमें टैक्स देना होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई थी। यहाँ आ जाइए, जब HRA की कैलकुलेशन के लिए मैं 10% की सैलरी सैलरी का 10% लेना चाह रही हूँ, तो सैलरी के 10% के लिए जो सैलरी मैं देखूँगी ना, वो होगी सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस DA अगर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो, वरना नहीं लेना है। और तीसरा, अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसी जॉब कर रही हूँ जिसमें मुझे सैलरी के साथ साथ कोई कमीशन भी मिलता है, जो फिक्स परसेंटेज से मिलता है,
जैसे मान लीजिए आप किसी शोरूम में काम करते हैं जहां आपकी 10,000 पर मंथ सैलरी है, वो तो अलग हो गई, प्लस में आपको टोटल पूरे दिन की सेल का 1% जो है वो फिक्स कमीशन भी देते हैं। जितनी सेल करोगे बेटा 1% आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब समझ में आया? तो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी हो गई हमारी 10,000 प्लस 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस अगर आपको डीए मिलता होगा अनुबंध की शर्तों के अनुसार तो वो ऐड करेंगे, और प्लस मान लीजिए वो है मेरा 1,000 पर मंथ। आपकी 10,000 पर मंथ सैलरी हो गई, 1,20,000 हो गया साल का, 1,000 पर मंथ डीए हो गया अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो 12,000 वो हो गया। ठीक हो गया? कितने हो गए? 1,32,000। उसके अलावा आपको फिक्स कमीशन मिलता है 1% टोटल सेल का। मान लीजिए आपकी पूरे साल की सेल अगर मैं काउंट कर लूँ वो 50,000 थी, तो 1% उसका 5,000 हो गया, ले लिया हमने। ठीक है ना? नहीं 5,000 नहीं है, शायद 500 है, वो तो 10% हो गया ना, 5,000, 500 ले लिया। ठीक है, अब मेरा कितना बन रहा था? मेरा 1,32,000 पहले ही बन रहा था और 500 रुपये और ऐड हो गए, 1,32,500 आपकी सैलरी हो गई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HRA, राइट। अब HRA की कैलकुलेशन के लिए इस 1,32,500 की सैलरी का आप 10% ले लो, तो ये बन जाएगा मेरा, जितना भी बनेगा एक ज़ीरो कट जाएगा, 1,32,500 है ना, तो 13,250 बन जाएगा, राइट। अब वो पॉइंट आपने लेना है तीसरे नंबर पे। मैं वापस शुरू से कर रही हूँ। हमने क्या करना है? सबसे पहले देखना है HRA कितना मिला, टोटल कैलकुलेट करके एक साइड पे आप लिख लो। नंबर 2, रेंट कितना पे किया, कैलकुलेट करके आप साइड पे लिख लो। फिर तीसरी चीज़ 10% ऑफ योर सैलरी, जो सैलरी इस सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस DA अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन अगर कोई मिलता है तो, अगर नहीं मिलता ना तो ज़रूरत नहीं। अब जैसे मुझे कोई कमीशन थोड़ी ना मिल रहा है, हम तो टीचर हैं तो हमें तो सिर्फ सैलरी मिल रही है, तो हमारे केस में सिर्फ बेसिक सैलरी और DA जुड़ेगा। अब हमारा जो DA, मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो DA होता है वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मिलता है। तो हम लोग अपना HRA का जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो बेसिक सैलरी और DA दोनों को ऐड करते हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए किसी को DA मिलता ही नहीं है तो छोड़ दो, नहीं मिलता खाली बेसिक सैलरी ले लो। मान लीजिए किसी को बेसिक सैलरी और कमीशन मिलता है तो बेसिक सैलरी और कमीशन ले लो, DA तो है ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं है। मतलब 3 चीज़ों में बेसिक सैलरी तो होगी ना, बाकी दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, होंगी तो ले लेना, नहीं होंगी तो मत लेना, ठीक है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि लेना ही लेना है, ओके। अब दूसरी बात कि ऑब्वियसली बेसिक सैलरी ज़रूर होगी, क्योंकि सैलरी ऐड पढ़ रहे हो और उसमें अलाउंस पढ़ रहे हो, तो अलाउंस उसी को मिलता है जो सैलरी अर्न करता है, तो बेसिक सैलरी तो पक्का मिलेगी। 3 में से एक चीज़ तो मिलनी ही मिलनी है। बात समझ में आ गई? 3 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। कितना HRA मिला वो, कितना रेंट पे किया वो, 10% ऑफ योर सैलरी, और चौथी चीज़ और। अब चौथी चीज़ में आना है, आपने सबसे पहले देखना है कि हम रहते कहाँ हैं। हमारे इंडिया में 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, राइट। तो इन चारों में अगर आप रहते हो, मतलब चारों में एक साथ नहीं, यानी किसी भी मेट्रो सिटीज़ में अगर आप रहते हो और वहाँ के हिसाब से आपको सैलरी भी मिल रही है और अलाउंस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली HRA तो रहने के हिसाब से होगा ना, कहाँ रह रहे हो, हाउस कहाँ ले रखा है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि आप कहाँ रह रहे हो, कौन से शहर में रह रहे हो। तो इफ़ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, देन जो चौथे नंबर का अमाउंट बताने वाली हूँ वो है मेट्रो सिटी में रहने वालों के लिए उसी सैलरी का, जो अभी अभी सैलरी का 10% किया ना, 1,32,000 क्या था, 13,250 आया था हमारा 10%। अब आपने वो किसका किया था? 1,32,500 का किया था 10%। अब वापस उसी 1,32,500 पे फिर से आ जाओ और अब उसका 50% लेना है। क्या करना है? चौथे नंबर पे क्या करना है? उसी सैलरी का 10 की बजाय 50% लेना है, राइट। ये आपके 4 पॉइंट हैं। पहले आपको ये 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, देन यू कैन कैलकुलेट HRA, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल, राइट। फिर से रिपीट करूं, नंबर 1 HRA रिसीव्ड, नंबर 2 रेंट पेड, नंबर 3 10% ऑफ सैलरी,
नंबर 4 50% ऑफ सैलरी अगर मेट्रो सिटीज़ में है, और अगर मेट्रो सिटीज़ में नहीं है तो 50 की बजाय 40% ऑफ सैलरी। राइट, आ गया समझ में? चारों चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाइए करना क्या है। आपके पास 4 अमाउंट आ गए हैं। पहला आ गया मान लो 15,000, मैं आपको सिर्फ एक रफ सा एग्जांपल बता रही हूँ। पहला आ गया मान लो 15,000, दूसरा आ गया 10,000, तीसरा आ गया 8,000, चौथा आ गया 25,000। 15, 10, 8 और 25। ठीक है, आपने क्या करना है, दूसरे और तीसरे का अंतर लेना है। अंतर मतलब डिफरेंस लेना है। तो पहले नंबर पे वही आ गया HRA रिसीव्ड 10,000, ठीक है, 15,000 सॉरी 15,000। दूसरे नंबर पे क्या किया था, रेंट पेड था ना। तीसरे नंबर पे क्या था, 10% ऑफ सैलरी। आपने क्या करना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये काउंट करना है। समझ में आया? समझ में आया ना आपको? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10 में से 8 गया, कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब वापस फिर से आ रही हूँ। HRA रिसीव्ड था 15,000, सेकंड नंबर पे 2,000 हो गया, 10 में से 8 गए 2। थर्ड नंबर पे वही 50 या 40। अगर मान लो मैं मेट्रो सिटी में रह रही हूँ तो मेरा 25,000 बन रहा है, और अगर मैं मान लो सोनीपत रह रही हूँ, मेट्रो सिटी नहीं है, तो यहाँ मेरा 20,000 बन रहा है। तो वो आपको देखना है कि आप कहाँ रह रही हो। मान लीजिए मैं मेट्रो सिटी में रह रही हूँ, 25,000 हो गया। अब सबसे पहला अमाउंट कितना था, 15, दूसरा था 2,000, तीसरा था 25,000। तीनों में सबसे कम अमाउंट आपका टैक्स फ्री होगा। दिस इज द क्वेश्चन। तीनों में 3 अमाउंट आ गए ना। मैंने पहले 4 आपको कैलकुलेट करने बताए, मैंने जानबूझ के बताए ताकि आप पहले एक एक स्टेप समझ जाओ। फिर उसके बाद मैंने उन 2 को आपस में भिड़वा दिया, यानी लड़वा दिया कि भाई चलो तुम दोनों में पावरफुल कौन है। अब रेंट में से हमेशा 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है। 10% ऑफ सैलरी में से रेंट माइनस नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये करना है आपको। राइट, ठीक है। अब मान लीजिए, अब तुम सोचो कि मैडम अगर मान लीजिए रेंट ज़्यादा पे किया है और 10% ऑफ सैलरी कम है तो माइनस में आ जाएगा। नहीं, माइनस में ऑब्वियसली आना तो माइनस में ही चाहिए, पर ऐसे क्वेश्चन में वहाँ पे 0 लिखना है आपको। राइट, 0 का मतलब यहाँ माइनस में नहीं जाओगे, आप वहाँ 0 लिखोगे माइनस करके। उसमें ये हो जाएगा, 0 का मतलब मैंने बोला ना, तीनों में सबसे कम टैक्सेबल होना चाहिए, सबसे कम की छूट मिलेगी। यानी कि 3 पॉइंट हमने कैलकुलेट किए। मैंने आप सबसे पहले बोला 15,000, दूसरा मैंने 2,000 और तीसरा मैंने 25,000 बोला। तो यहाँ पे सबसे कम अमाउंट कौन सा है, 2,000 है। तो 2,000 मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा HRA में से, जितना भी HRA मिला। अगर मैं वास्तव में किराए के मकान में रह रही हूँ, तो अगर ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रह रही हूँ, मतलब मैं कहीं कोई किराया नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे HRA मिल रहा है 15 का 15,000, सारा का सारा मेरा 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किराए पे रह रही हूँ तो 15 में से 2,000 की मुझे छूट मिल जाएगी, जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट करके आपको बताई। 13,000 पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अंतर होगा मेरे में और उस एम्प्लॉय में जो वास्तव में किराया दे रहा है और मैं जो किराया नहीं दे रही हूँ। तो मुझे 15,000 पर टैक्स देना पड़ेगा, आपको 13,000 पर देना पड़ेगा, बस सिर्फ इतना फ़र्क है। ठीक है। अब रह गई बात वही 0 वाली कि अगर मान लीजिए 2,000 की बजाय वहाँ पर माइनस में आ जाए या 0 आ जाए, वास्तव में 0 ही आ जाए एक तरह से, तो इसका मतलब 0 का मतलब सबसे कम तीनों में अमाउंट कौन सा है, 0 ही है। इसका मतलब आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको 15 के 15 पर ही टैक्स देना होगा। राइट, ये आपके एक्चुअली वो पेज मैं अभी फ़ोटोकॉपी करना मेरा थोड़ा सा ब्लर आ गया था, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया है। आपके पेज पर वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, 4th इलस्ट्रेशन, जानबूझ के इसलिए उठाया है, इसमें दिल्ली भी है और इसमें आई थिंक अमृतसर भी है, अब दिल्ली भी और अमृतसर भी, तो मेट्रो सिटी भी है, मेट्रो सिटी नहीं भी है। ठीक है जी। अब आप देखो इसमें क्या सीन है। एक्स इज़ एम्प्लॉयड, पहले तो आपको ये बात क्लियर करनी है कि वो चारों पॉइंट क्लियर करने हैं, और आपको मैंने से बता दिया कि 10% ऑफ सैलरी के लिए बेसिक सैलरी प्लस DA और प्लस में कमीशन अगर है तो, और फिक्स % से कमीशन होना चाहिए, और DA भी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी रह गई है कि ये जो आप HRA का कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लीजिए सैलरी तो आप पूरे 12 महीने की ले रहे हो, लेकिन किराए पे मैं जून में जाकर बैठी हूँ,
जनवरी से अप्रैल से लेकर मई तक तो मैं मेरे इन लॉज के घर में थी, ठीक है। फिर जून में मेरी उनसे खटपट हो गई और मैंने अलग घर ले लिया। अब मेरा किराया स्टार्ट हो गया। पहले तो मैं किराए के बगैर थी, अब मेरा किराया स्टार्ट हो गया। तो ऐसा पॉसिबल है ना? डेफिनेटली है। हो सकता है आप साल में सिर्फ 1 महीना किराए पे बैठे हो सकता है आप 12 के 12 महीने बैठे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो याद रखना, जब वो 10% ऑफ सैलरी या 10% ऑफ या 50% और 50% करोगे ना, उस सैलरी में उतने ही मंथ का सैलरी लेनी है जितने मंथ आप किराए पर बैठोगे। जैसे अगर मान लो मैं जून से लेकर मार्च तक किराए पे बैठी हूँ, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि यहाँ तक बनते हैं मेरे 10 महीने, राइट। तो मैं अपनी सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। थोड़ी देर पहले मैं 12 से नहीं कर रही थी मल्टीप्लाई, वो तो मैं ये एज्यूम कर रही थी ना कि मैं सारा साल किराए पे बैठी हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अगर नहीं बताया होगा तो आप मान के चलोगे कि पूरा साल किराए पे थे। लेकिन अगर क्लियरली बोला है कि आप सिर्फ 2 ही महीने किराए पे बैठे, आप 4 महीने बैठे, आप 6 महीने बैठे, तो आपको सैलरी की कैलकुलेशन के लिए, मतलब वो 10% ऑफ सैलरी के लिए जो सैलरी आप लोगे ना, वो उन्हीं 8 या उन्हीं 6 या उन्हीं 10 महीनों की लोगे जिन महीनों में आप किराए पर बैठे थे। ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। चलिए, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने उठाया है, इसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी और इससे हमारा आज HRA क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक सिर्फ यही रहेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लेंथी भी है। लेंथी तो क्या है, मतलब जो भी थ्योरी का पोर्शन मैंने कराया बस वही है HRA में। और ये अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स एक एम्प्लॉय है एक्स लिमिटेड में, ठीक है, दिल्ली में, अप टू, ध्यान दो, अप टू 30 नवंबर 2019, 30 नवंबर 2019 तक तो वो दिल्ली में था। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इस तरह की टर्म्स, मतलब ये कंडीशन थी। जब वो एक्स लिमिटेड में काम कर रहा था तो दिल्ली में रहता था। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ थी। DA 30% ऑफ बेसिक सैलरी, ये सब होता, मतलब 4 कंडीशन हो गई। अभी मैं आराम से बाद में देखूंगी इसको। उसके बाद क्या हुआ कि 1/12/19 से, देखो 30/11/19 तक तो वो दिल्ली में रहा। फिर 1/12/19 से उसने क्या कर लिया, वाई लिमिटेड ज्वाइन कर ली। उसने वो नौकरी छोड़ के वाई लिमिटेड में आ गया, ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं, और अमृतसर में आ गया। अब पहला मेट्रो सिटी था, दूसरा नॉन मेट्रो सिटी है। और पहले में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा रखा है। अप्रैल 19 से 30 नवंबर तक बनते हैं हमारे 8 महीने, और 12 से लेकर 1/12/19 से लेकर 31/30/19 तक जब वो अमृतसर में रहा तो बनते हैं 4 महीने। तो जब ऊपर वाला कैलकुलेशन करोगे ना HRA का, तो आप 8 महीने से कैलकुलेट करना, नीचे वाले को आप 4 से करना। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब चलते हैं नीचे वो कहता है कि 1 दिसंबर 2019 को एक्स ने ज्वाइन कर लिया है वाई लिमिटेड अमृतसर में, ठीक है, जहां उसकी बेसिक सैलरी ये है, DA, HRA, रेंट पेड वगैरह वगैरह। लास्ट में कह रहा है कि फाइंड द टैक्सेबल HRA फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। दिस इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी है और ऐसा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को उठाऊंगी क्योंकि पहले मैं मेट्रो सिटी में थी, दिल्ली में थी, एक्स लिमिटेड में थी। तो सबसे पहला मेरा बेसिक सैलरी कितना है, 20,000। मुझे बेसिक सैलरी से कुछ मान लेना नहीं देना नहीं, मेरे को पहले उठाना है HRA रिसीव कितना है। ज़रा चेक करो, 3rd नंबर पर HRA लिखा हुआ है, 8,000 पर मंथ रिसीव है। मैं तो यहाँ 8 महीने ही रही हूँ, 8 महीने रही हूँ ना, तो मैंने 8×8 = 64 कर दिया है। अब आप सोचोगे कि ये तो आपने कर रखा है, क्वेश्चन में तो 8,000 है। इसने पता है क्या कर रखा है, इसने क्वेश्चन मंथ के हिसाब से करके और लास्ट में जो आंसर आया ना उसको उसी मंथ से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप ये वाला चक्कर मत डालना जो बुक वाले ने डाल रखा। आप अपने चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से कैलकुलेट करके फिर लिखो। आप 8,000 की बजाय सीधा लिखो HRA मुझे कितना मिला, HRA रिसीव्ड हम लिखेंगे 64,000 पर मंथ, ठीक है जी, पर मंथ नहीं, सॉरी, 8,000 मिला है ना, तो 8 महीने का 64,000 हो गया। आप ये वाला फिगर देखो जो मैंने लिखा है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
दूसरे नंबर पे हमने क्या समझा था, रेंट पेड। अब आवाज ऊपर, रेंट पेड, हाउस रेंट। हाँ, चौथे नंबर पे देखो, रेंट पेड बाय एक्स इज 11,600 पर मंथ। 8 महीने का मैं कैलकुलेट करूँगी और मैं आपको ना थोड़ा सा इधर भी दिखाती जाती हूँ। ये देखो मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है। 8 महीने का रेंट पेड ये है 11,600 गुना 8, ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। कौन सी सैलरी, बेसिक ये सारी टोटल सैलरी कर रखी है मैंने, और ऑब्वियसली सैलरी भी उतने ही महीने की लेनी है जितने महीने में आप रेंट पे रहे हो। अब ये 23,600 कैसे आया, ये मैं वापस आपको उसी क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। मैं पहले तो आपको वापस इधर ले चलती हूँ। ये समझ में आ गया 11,600 गुना 8 कैसे हुआ। HRA मिला, ऊपर आ गया 8 महीने का। नंबर 2, रेंट पे किया आपने 11,600 8 महीने का। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट के लिए आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने 10% ऑफ सैलरी निकालना है। बेसिक सैलरी मेरी 20,000 पर मंथ है, 8 महीने की लेनी है। एक तो पर मंथ है ये 20,000, ठीक है। DA है 30% ऑफ बेसिक सैलरी। मैं अब 1 मिनट यहीं स्टॉप कर रही हूँ। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, DA 30% ऑफ बेसिक सैलरी। आ जाओ, आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है, अगर इसका 30% करूँ, यहाँ पे ये रहा 20,000 बेसिक सैलरी, इसका 30% DA हो गया 6,000, हो गया ना 6,000 DA। लेकिन अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको वापस लेके जाऊँगी। किस लिए, DA 30% तो बेसिक सैलरी है, लेकिन कहाँ लिखा है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए मैं आगे पढ़ रही हूँ। 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का पार्ट सिर्फ 60% ही है। यहाँ इस 60% का मतलब है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 60% है, 40% अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फिर से बता रही हूँ, 20,000 एक महीने की सैलरी है, 30% DA है, 6,000 DA हो गया। लेकिन उस 6,000 में से भी 60% तो सैलरी में ऐड, मतलब हमारा अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, 40% नहीं है। अब वापस आ जाओ, ये देखिए 20,000 बेसिक सैलरी हो गई। उसके बाद ये 20,000 बेसिक सैलरी दिख रही है आपको यहाँ पे। उसके बाद 20,000 का 30% मेरा 6,000 DA हो गया। लेकिन HRA की कैलकुलेशन के लिए मैं सिर्फ 60% ही जोड़ूंगी, तो 6 6 36, 3600 हो गया। ये लीजिए जी 3600 ऐड कर रखा है, बेसिक सैलरी और DA 23,600। अब समझ में आया सबको, और कमीशन कोई है नहीं, तो ये 23,600। तीसरा पॉइंट जो मेरा था कि 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितने महीने की, 8 महीने की। 1 महीने की 23,600 बन गई, 8 महीने की जितनी भी होगी उसका 10% ले लेना, और वो हमारा आ जाएगा बेटा 18,880। लेकिन जो रेंट पेड था मेरा वो था 92,800, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, पहला नंबर पे मेरा आया HRA रिसीव्ड। HRA था मेरा 8,000 के हिसाब से, ये 64,000 आ गया था, दिख रहा है आपको। दूसरा पॉइंट जो हमारा था 11,600 को 8 से मल्टीप्लाई करके 92,800 आ गया। तीसरा पॉइंट था मेरा 10% ऑफ सैलरी। और चौथा पॉइंट, दूसरे और तीसरे को मैंने कहा था ना मर्ज कर लेते हैं, हम दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच इज़ 73,920। ये आप देखेंगे, दिख रहा है आपको 73,920। वो 9,240 किस बात का कर रहा है, वो पर मंथ दिखा रहा है, मैं एनुअल दिखा रही हूँ। फ़र्क इतना है बस, मैं एनुअल दिखा रही हूँ कि साल में टोटल कर दो, ये पर मंथ दिखा रहा है। बाद में जाके 8 से सबको ये अपने आंसर को 8 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये देखो इसका आंसर 8,000 आ रहा है, मेरा आंसर 64,000 आ रहा है। बात एक ही है, इसने 8 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, मैं 64,000 दिखा दूँगी। गलत कोई भी नहीं है आपका, ठीक है। आप ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथे पॉइंट पे क्या कह रहा था, अगर मेट्रो सिटी में है, वेयर इज़ मेट्रो सिटी, दिल्ली इज़ मेट्रो सिटी। सो सैलरी कितनी निकाली, आ जाओ वापस। सैलरी मेरी पूरे साल की, ये आप देख लेना, जो आपका 23,600 गुना 8 है, ये साल की सैलरी हो गई, दिल्ली में रहने की सैलरी हो गई। इसका 50% बचत करोगे ना तो हमारा आएगा 94400, करके देख सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट 64, सेकेंड पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड पॉइंट इज़ 94400। और इन तीनों में अब देखो ज़रा ध्यान दो, सबसे कम कौन सा अमाउंट है, 64,000 कम है ना। और 64,000 कम है, और HRA मिला कितना, वो भी 64,000 ही तो है। इसका मतलब दिल्ली में जब तक रहा है तब तक HRA उसका नॉन टैक्सेबल है, टैक्स फ्री हो गया, सारा का सारा निल हो गया। अब देखो
यहाँ पे देखो क्या क्या कह रहा है, एचआरए रिसीट पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा पॉइंट 50% ऑफ सैलरी, और एग्जाम्प्ट कितना है, विच एवर इज मिनिमम, लीस्ट अमाउंट इज टैक्स फ्री, तो लीस्ट अमाउंट इज 64,000, तो आप इसको कहोगे कि ये तो टैक्सेबल नहीं है, तो अब टैक्सेबल है क्या, जितना एचआरए मिला उसमें से अगर 64,000 माइनस कर दूंगी, क्योंकि मेरा लीस्ट अमाउंट टैक्स फ्री होता है तो मेरा बाकी का पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ तो 64,000 ही मिला है मुझे एचआरए, इसलिए दिल्ली में रहने के टाइम पे इसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ा एचआरए के हिसाब से, मतलब एचआरए टैक्सेबल नहीं हुआ। अब अमृतसर में आ जाओ, अमृतसर में 4 महीने रहा है, एचआरए कितना मिला, एचआरए मिला 24,000 पर मंथ, तो अब तुम ये वाला पोर्शन तुम खुद करोगे, इसने मंथ के हिसाब से कर रखा है, ये कैलकुलेशन मैंने आपके सहूलियत के लिए कर दी थी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, दूसरे नंबर पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड होगा इतना 7600, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी 40,000 ले लेना 4 के हिसाब से, 1,60,000 सैलरी हो गई, और डीए है 32,000, सारा का सारा सैलरी का पार्ट है। अब समझ में आया, ऊपर सिर्फ 60% था, यहाँ सारा है, डीए कितना है 32,000, तो 40,000 गुना 4, 32,000 गुना 4, क्योंकि ये भी तो पर मंथ ही मिल रहा है ना आपको, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, पर मंथ वर्ड होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए 32,000 ही होता तो मैं पर मंथ तो नहीं लेती ना, फिर मैं 32 का 32 लेती, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पर मंथ वर्ड पढ़ना ही भूल जाते हैं और वो 32 ले लेंगे, जबकि 32,000 नहीं लेना है, 32,000 4 महीने के हिसाब से लेना है, ठीक है। फिर से देखिए, बेसिक सैलरी प्लस में डीए 72 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, जितना भी आ जाएगा उसका 10% मुझे लेना है, और मेरा रेंट पेड है 7600, तो 7600 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें से मैं वो 10% माइनस कर दूंगी, तो मेरा ये अमाउंट आ जाना है 400 रुपये आ जाना है, 400 नहीं है सॉरी, ये 1600 है एक्चुअली, ठीक है। और अब लास्ट में आ रहा है जो सैलरी मैं निकालूंगी ना अमृतसर के हिसाब से, उसमें 40% लेना है। सैलरी कैसे निकाली फिर से, 40,000 प्लस 32,000 72 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 से, ये बन जाएगा 2,88,000 शायद, ऐसा बन जाएगा, और उसका आपने 40% लेना है, तो 40% के हिसाब से मेरी ये बन जाएगी, जितनी भी है वो बन जाएगी, 23,600 नहीं है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही बनेगी। नाउ द लीस्ट अमाउंट इज, जो भी उसमें तीनों में लीस्ट अमाउंट होगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा और बाकी का आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में 23,600 इसका जो है ना, इसका 94,000, एक मिनट देखने तो मुझे क्या कह रहा है ये, हाँ अब देखो, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आया है 23,600 आ रहा है ना, कैसे पर मंथ के हिसाब से 24,000 आपने क्या किया, एचआरए मिला, 400 रुपये आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी पर मंथ के हिसाब से, 28,800 पर मंथ के हिसाब से 40% ऑफ सैलरी, लीस्ट अमाउंट है मेरा 400, और एचआरए मिलता है मुझे 24,000, तो 400 एग्जाम्प्ट हो गया, 24,000 में से 400 गए, 23,600 पर मंथ मेरा एचआरए टैक्सेबल है। और अगर वो पूछे कि भैया ये तो ऐसे थोड़ी ना बताना है, मुझे तो पूरे साल का बताना है, तो पूरे साल के हिसाब से अमृतसर में देखो 4 से मल्टीप्लाई करके आपको लास्ट में आंसर वही दे दिया ना जैसा मैं चाह रही थी, है ना, 94,400। तो अच्छा ये है कि आप ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करते चलो, ताकि आप कल को कंफ्यूज, कई बार क्या होगा कि बच्चे ना मंथ से हिसाब से करके ना 23,600 ये आंसर लिख के चलते बनेंगे जल्दी में, इसलिए अच्छा है हम ये ऐसे क्लेश पालें ही क्यों, हम सीधा ही 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हम भूलें ना कोई भी बात, ठीक है जी। तो अब आप देखो, दिल्ली में रहने के केस में आपको 1 रुपया भी एचआरए का टैक्सेबल नहीं करवाना पड़ा, पर यहाँ आके सैलरी में 94,400 रुपये टैक्सेबल हो गए, क्योंकि आप अमृतसर में रहते थे इसलिए, और क्योंकि यहाँ डीए पूरा का पूरा आपकी सैलरी का पार्ट था और वहाँ खाली 60% था। तो ये था आपका क्वेश्चन, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी एचआरए के क्वेश्चन हैं वो सब आपने देखने हैं। मैंने सबसे टफ क्वेश्चन उठाया था एचआरए का, ताकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएं। ओके, आज का टॉपिक बस यही रहेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।